हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित वर्मा। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ ऑर्बिटल्स। मेनली अगर हमको इस थ्योरी को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस थ्योरी को मैंने नीड की पड़ी थी। सबसे पहले जब स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की बात आई थी तो बोहर्स थ्योरी ने अपनी चीज़ में लिखा था या एक्सप्लेनेशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उसकी जो एनर्जी रहती है वो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्वांटाइज रहती है। लेकिन ये थ्योरी मेनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाई या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही ये थ्योरी वैलिड थी। इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी इस थ्योरी में ये थी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को या फिर किसी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और ये भी नहीं बता पाई कि किसी भी स्पेक्ट्रम में जो हाइपर फाइन लाइन्स आती हैं या फिर जो अदर लाइन्स स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती हैं वो क्यों देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स की नीड पड़ी। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन पता कर सकते हैं या फिर उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक जनरल एक्सप्रेशन दी थी जो कि कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखिए हमें पता होता है कि डेल्टा पी एक्स डेल्टा बताता है चेंज किसमें मोमेंटम में, जो कि मोमेंटम कहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। इसको लिखा जा सकता है m डॉट डेल्टा पी एक्स। तो इस इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लिख सकते हैं m डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी थी ये वैलिड थी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। हमारे पास मेनली क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम लोग पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए न्यूटन्स की मैकेनिक्स को पढ़ा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है हैवी बॉडीज और मिक्रो का मतलब होता है स्मॉलर बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। तो इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी जिसके चलते इस थ्योरी का एक अनदर वर्जन आया या फिर इस इक्वेशन को आगे चल करके मॉडिफाई किया गया। जो इस काम को करने वाले थे उनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। उन्होंने उस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व किया और कुछ करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस को निकाला और उन्होंने कंक्लूड किया कि दुनिया में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअल में एक वेव है और हर एक वेव का एक पार्टिकुलर वेव फंक्शन होता है और हर एक वेव का एक एम्पलीट्यूड है। उन्होंने बताया कि दुनिया में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक वेव होते हैं और हर एक वेव का एक पार्टिकुलर वेव फंक्शन होता है। उस वेव फंक्शन को उन्होंने साई से रिप्रेजेंट किया था और साई किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। लेकिन इस साई की हेल्प से हमें उस वेव के बारे में या फिर उस ऑर्बिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने इस साई को साई स्क्वायर कर दिया। जैसे हम लोग एक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक वेव के पास क्रेस्ट नोट का पार्ट होता है, एक पार्ट पॉजिटिव होता है और एक पार्ट नेगेटिव होता है। वैसे उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो भी एक वेव का नेचर रखेंगे और उन वेव्स के पास भी एज इट इज सेम फंक्शंस होंगे। और उन्होंने उस वेव फंक्शन को बताया साई से, जो कि रिप्रेजेंट करता था एम्पलीट्यूड। मतलब इस वेव का एम्पलीट्यूड हम लोग इस साई की वैल्यू से पता कर सकते थे, लेकिन इससे हमें ऑर्बिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस साई का स्क्वायर कर दिया और जब साई का स्क्वायर कर दिया इसको बोला गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
डेंसिटी। ये साइज स्क्वायर ये बताता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती थी। साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता था कि द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये बताती है कि किस जगह पर किसी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होती है। और इसी को आगे चल के उन्होंने एक नए टर्म से कॉइन किया था, जिसको उन्होंने कॉइन करने के बाद बताया वो ऑर्बिटल था। उन्होंने बताया कि जहाँ पर या एक ऐसे स्पेस के अबाउट जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उस प्लेस को या फिर उस जगह को हम लोग क्या कहते थे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक्चुअल में एक जगह है जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती थी। उसको हम लोग मिली ऑर्बिटल के टर्म से कॉइन करते थे और मिली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से डिफाइन भी कर सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वो प्लेस हमें ऑर्बिटल का एक्चुअल स्टेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन वो भी तो कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी द प्लेस where electron probability density is minimum, उसको हम लोग क्लासिफाई करते थे नोड के नाम से। जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती थी उसको हम लोग ऑर्बिटल के नाम से क्लासिफाई करते हैं, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है उसको नोड के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मेंशन की हुई है। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि नोड की डेफिनेशन वो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट भी है। रीजन ये है, नोड एक डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है। नोड या तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, डिसकंटीन्यूअस पॉइंट। नोड दो ऑर्बिटल या दो लोब्स के बीच में जो भी रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है वही डिसकंटीन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। तो नोड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है उसको हम लोग नोड के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब श्रोडिंगर ने सॉल्यूशन दिया, उन्होंने वेव फंक्शंस दिए और उन्होंने अपनी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक एक्सप्रेशन दी थी या उसके सॉल्यूशन सेट ऑफ सॉल्यूशन से लिखे जाते थे एच साइन इज इक्वल टू ई साइन, जहां पर एच का मतलब होता है हैमिल्टोनियन ऑर्बिटल और साइन क्या है, वेव फंक्शन, और ई क्या है, आइगन वैल्यू। उन्होंने बताया कि जितने भी वेव फंक्शन की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं उतने ही करस्पॉन्डिंग हमको आइगन वैल्यूज मिलती चली जाती है। और फिर उन्होंने ये देखा कि वेव फंक्शन जब भी हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे तो वो 3 पैरामीटर्स ऊपर डिपेंड कर रहा था। उन्होंने 3 पैरामीटर्स को इस वेव फंक्शन के फॉर्म के साथ साथ लिखा, जिसको उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया था एन, एल और एम। इसको उन्होंने उस वेव फंक्शन को डिफाइन किया एन, एल और एम, जहां पर इसको 3 कोऑर्डिनेट की अलग अलग टर्म्स में लिखा जाता था। आर डिपेंड करता था एन और एल वैल्यू पर, थीटा डिपेंड करता था एल और एम वैल्यू पर, और फाई डिपेंड करता था एम वैल्यू पर। जहां पर एन ये 3 अलग अलग क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर उन्होंने ऑर्बिटल्स की साइज, एनर्जी और उनके शेप को क्लासिफाई किया था।
जहाँ पर यन बताएगा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल बताएगा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, और एल बताता है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, और एम बताता है या एम का नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एन वैल्यू हमें क्लासिफाई करती है और एन वैल्यू बताती है शेल्स एनर्जी। आपने पढ़ा होगा एन वैल्यू होती है 1 2 3 4 फॉर के शेल, एल, एम और एन शेल के लिए। और एल जो होता है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है। एल हमको ये बताता है कि 3 डायमेंशनल शेप कैसा होगा ऑर्बिटल का, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। और एम वैल्यू बताता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है कि स्पेशियल ओरिएंटेशन कैसी होगी स्पेस में, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो इसी 3 क्वांटम नंबर के बेसिस पर उन्होंने आर, थीटा और फाई के टर्म में किसी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन भी बताया, साइन भी बताया, शेप बताया और एनर्जी बताया। अब हम लोग यही 3 वैल्यू के बेसिस पर या 3 क्वांटम नंबर के बेसिस पर ऑर्बिटल से शेप, साइज और एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं। हालांकि हमें एक चौथे क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी थी, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर को बताता था कि जो हाइपरफाइन लाइंस की स्टेबिलिटी आती है या हाइपरफाइन लाइंस जो किसी स्पेक्ट्रम में सीन होती है वो क्यों सीन होती है। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें यही बताता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के अबाउट रोटेट करेगा तो या स्पिन पर अपने जब वो रिवॉल्व करता है तो उसके पास 2 वैल्यूज होती है। एक होती है प्लस हाफ वैल्यू जब वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होता है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो स्पिन ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए प्लस हाफ वैल्यू देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ वैल्यू। केवल ये एक्चुअल में सोल्यूशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये बस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग किसी स्पेक्ट्रम की स्टेबिलिटी या फिर हाइपरफाइन लाइंस या फिर ज़ीमान स्प्लिटिंग या फिर लोग हाई क्लासेस पढ़ते हैं, किसी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को बताने के लिए हम लोगों ने इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्हीं क्वांटम नंबर एन, एल और एम एल के बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफाई किया कि हमारे पास मेनली 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, या हमारे पास मेनली 4 टाइप के ऑर्बिटल्स में देखने को मिलते हैं। पहला होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा होता है पी ऑर्बिटल, तीसरा होता है डी ऑर्बिटल और चौथा होता है एफ ऑर्बिटल। अब हम लोग बारी बारी से एक ऑर्बिटल को स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में, एस ऑर्बिटल के जब भी हम लोग शेप को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से वो नजर आता है। एस ऑर्बिटल जब हम लोग 3 डायमेंशनल शेप देखते हैं तो 3 डायमेंशन में वो एक स्फीयर होता है और 2D में एक सर्कल होता है।
तो इसका जो शेप होता है एस ऑर्बिटल की शेप होगा स्फेरिकल। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी इसमें ये बताएगी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि हम लोग 2D में स्टडी करते हैं डायग्राम्स को, तो ये जो 2D स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग सेंटर पर बैठते हैं और आप या फिर डाउन या फिर लेफ्ट या फिर राइट जाते हैं, तो हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो सेम डिस्टेंस पर हमको क्या होता है, सेम नेचर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है। और एक्चुअल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग बोलते हैं अपने टर्म्स में आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्चुअल में वेव्स की फेजेस होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इस केस में जब हम लोग इसके दो रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, या तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव होगी या तो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव होगी। तो ये सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सेम टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक s ऑर्बिटल में पाई जाएगी। तो ये सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पाई जाती है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब हम लोग यहाँ से अप जाते हैं तो हमें पूरी की पूरी पॉजिटिव फेज मिलती है, और जब हम लोग यहाँ से डाउन जाते हैं तब हमें पूरी की पूरी पॉजिटिव फेज मिलती है। तो ऐसे केस में यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। तो जब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, याद रखिए जब भी कहीं पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाने की वजह से वहां पर वो ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो जब भी किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वो जीरोड ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग मेनली सीरीज रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर टिक कर देते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो एस ऑर्बिटल्स जो कि जीरोड होते हैं, मैंने बताया कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वो सारे के सारे जीरोड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम लोग एस के नीचे जी मेंशन कर देते हैं, जो कि जी ये बताता है कि ऑर्बिटल जीरोड है। तो एस ऑर्बिटल की दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, जिसमें एक में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे पूरी पूरी पॉजिटिव और एक में पूरी पूरी नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी मॉलिक्यूल या फिर किसी ऑर्बिटल के सेंटर पर आप बैठे और सेम डिस्टेंस पर लेफ्ट जाए और सेम डिस्टेंस पर राइट जाए, अगर आपको सेम फेज देखने को मिलती है या सेम टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। तो एस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिलेटेड। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में एक सर्कल है और सर्कल के केस में सारी जो डायरेक्शंस है वो इक्वल देखने को मिलती है। तो ये क्या है, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये नॉन डायरेक्शनल नेचर है, नॉन डायरेक्शनल। तो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होती है एस ऑर्बिटल के केसेस में। अब हम लोग बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल मेनली जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक होता है px, एक होता है py और थर्ड होता है pz। जितने भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, जिसमें px होगा, py होगा और pz होगा। ये तीनों का जो शेप होगा वो डम्बल शेप होता है। सबसे पहले हम लोग इनके शेप को देख लेते हैं। हम लोग जब px को ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस के बल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेंशन किया है p के नीचे x को। ये px ऑर्बिटल हो गया। जब py के बारे में बात करते हैं तो ऐसा p ऑर्बिटल जो कि y एक्सिस पर पाया जाएगा उसको py ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो pz है ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कि z एक्सिस के अबाउट पाया जाएगा। अब चर्चा करते हैं px, py और pz, ये तीन की तीनों की ऑर्बिटल जो कि
हमारे पास है अभी, ये सारे के सारे डम्बल शेप के होते हैं। इनका जो पहली प्रॉपर्टी है वो होगा डम्बल इन शेप, डम्बल शेप। और इसमें दो लूप्स पाई जाती हैं, टू लूप्स, इसमें दो लूप्स पाई जाती है। क्योंकि ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया, एक लूप पॉजिटिव साइन की है और एक लूप नेगेटिव साइन की है। यहाँ पर भी ये सेंटर पॉइंट है, एक लूप पॉजिटिव साइन है, एक लूप नेगेटिव साइन है। यहाँ पर दो लूप्स पाई जाती है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो फिर सेंटर से बैठते हैं, इस ऑर्बिटल के सेंटर से जब अप जाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर पॉजिटिव फेज, और जब सेंटर से डाउन जाते हैं तो नेगेटिव फेज। मतलब हमें सेम नेचर नहीं को देखने को नहीं मिला, या तो हमें पॉजिटिव मिला था तो नीचे भी पॉजिटिव मिलना चाहिए था, और अगर नीचे नेगेटिव था तो ऊपर भी नेगेटिव मिलना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो पॉजिटिव फेज मिलती है, डाउन जाते हैं नेगेटिव फेज मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव फेज, यहाँ पर भी नेगेटिव फेज। तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो जितने भी पी ऑर्बिटल्स होंगे वो तीन के तीनों अनजीरो होंगे, अनजीरो। अनजीरो लिखने का तरीका है पी ऑर्बिटल पीछे ही मेंशन कर देना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जितने भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं px, py और pz, ये तीनों एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। एक्सियल इसलिए, एक्सियल ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है जो किसी एक्सिस के अबाउट लोकेटेड रहते हैं। क्योंकि px ऑर्बिटल लोकेटेड है x एक्सिस के अबाउट, py ऑर्बिटल लोकेटेड है y एक्सिस के अबाउट, pz ऑर्बिटल लोकेटेड है z एक्सिस के अबाउट। तो ये सारे के सारे एक्सिस पर लोकेटेड है, ये सारे के सारे एक्सियल होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स। और याद रहे जितने भी एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो जब ये एक्सियल है तो ये डायरेक्शनल होगा, क्यों? क्योंकि pz ऑर्बिटल की बात करते हैं तो pz ऑर्बिटल लोकेटेड है z डायरेक्शन में, py ऑर्बिटल लोकेटेड है y डायरेक्शन में या फिर y एक्सिस पर, px ऑर्बिटल लोकेटेड है x एक्सिस में या फिर x डायरेक्शन में। ये सारे के सारे क्या होंगे? डायरेक्शनल नेचर के होंगे। सारे के सारे डायरेक्शनल नेचर के होंगे। अब बात करते हैं नोडल प्लेन्स के बारे में। एक ऐसी, याद है मैंने बताया अभी, नोड्स एक ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। अगर हम लोग नोडल प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहली बात, नोडल प्लेन वहीं पर ड्रॉ हो सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। तो एस ऑर्बिटल के केस में नोडल प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो सर्कुलर या फिर स्फेरिकल इन शेप है, तो वहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है। तो अगर हम लोग प्लेन से काटेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कट चुकी होगी, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगी। तो लेकिन px, py, pz ऑर्बिटल केसेस में अगर हम लोग नोडल प्लेन ड्रॉ करना चाहें, नोडल प्लेन याद है एक ऐसा प्लेन जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट ना कर रहा होता है, वही नोडल प्लेन होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा प्लेन जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट ना कर रहा होता है, वही नोडल प्लेन होता है। तो अगर px में नोडल प्लेन ड्रॉ करना चाहिए तो क्या यहाँ से नोडल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं? अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा प्लेन है जो कि ना तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट कर रहा है, ना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट रहा है। py ऑर्बिटल के केस में हम लोग ये वाला नोडल प्लेन ड्रॉ करते हैं, ना तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट कर रहा है ये प्लेन, और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट कर रहा है। ये हमारा एक नोडल प्लेन है। सिमिलरली pz ऑर्बिटल के केस में अगर हम नोडल प्लेन ड्रॉ करना चाहें, यहाँ से नोडल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है? नोडल प्लेन। तो याद है p ऑर्बिटल्स में हमारे पास एक नोडल प्लेन पाया जाता है, वन नोडल प्लेन एग्जिस्ट्स। तीनों p ऑर्बिटल्स के केसेस में एक ही नोडल प्लेन पाया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर p ऑर्बिटल। अब हम लोग चर्चा करते हैं d ऑर्बिटल के बारे में। d ऑर्बिटल हमारे पास 5
है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dzx, चौथा होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है dz स्क्वायर। dxy की बात करते हैं। ये हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग इनके शेप की बात करते हैं तो इनमें से dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सारे के सारे डबल नंबर शेप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके शेप को ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग dxy को ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें xy प्लेन लेना होगा। ये हो गया x और ये हो गया y। प्लस प्लस माइनस माइनस। अब dy की बात करते हैं। ये हो गया y, ये हो गया z, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। जी dz की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीनों की चर्चा करते हैं क्योंकि इन तीनों से मतलब अलग है। अगर dxy, dyz और dz की बात करते हैं, ये तीनों कैसे हैं? डबल नंबर शेप है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आ गई शेप की। ये कैसे हैं? डबल नंबर शेप है। डबल नंबर डबल नंबर कैसे? p में एक नंबर था इसलिए वो डबल था, तो d में दो नंबर शेप है। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। ये d और y इसके लिए डबल नंबर शेप है। अगर आपको फिजिक्स पता करनी है याद रखिए कि आमने सामने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है। अगर आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं तो आमने सामने का ऑर्बिटल का आमने सामने का जो लोब होगी कौन सी होगी? इसके सामने की लोब ये वाली होगी, ये भी सेम फेस की है। इसके सामने वाली लोब कौन सी है? ये वाली, ये भी सेम फेस की है। ये क्या है? डबल नंबर शेप की है। और दूसरी बात क्या है? अब इनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी करते हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव फेज, यहाँ से नीचे जा रहे हैं नेगेटिव फेज। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव फेज, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव फेज। सिमिलरली यहाँ पर भी इधर जा रहे हैं नेगेटिव फेज, इधर जा रहे हैं नेगेटिव फेज, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेगेटिव फेज, यहाँ पर नेगेटिव फेज, यहाँ पर पॉजिटिव फेज, यहाँ पर पॉजिटिव फेज। तो हमें सेम नेचर मिल रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को सी को इस तरीके से आराम से यहाँ पर टिक कर देते हैं। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये क्या होंगे? जीरो ऑर्बिटल होंगे। ये तीनों क्या होंगे? जीरो होंगे। और जीरो को मैंने बताया आपको कि पहले ही डी की यूनिट क्या देना है? जी। अगर आप डी ऑर्बिटल के पीछे जी मेंशन कर देते हैं उसका मतलब होता है डी ऑर्बिटल जीरो होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी ये होगी। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये आप ध्यान से देखें। अगर आप dz की बात करते हैं तो dz ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल है जो कि ना तो x एक्सिस पर लोकेटेड है और ना ही z एक्सिस पर लोकेटेड है। ये इन दोनों एक्सिस के बीच में पाया जाता है। dyz को देखें, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये भी ऑर्बिटल ना तो z एक्सिस पर इसकी लूप्स पाई जा रही है और ना ही इसकी लूप्स y एक्सिस पर पाई जा रही है। इसमें देखें xy प्लेन dxy ऑर्बिटल की जो लूप्स हैं ना तो x एक्सिस पर है ना तो y एक्सिस पर है। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं? अपनी अपनी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इनकी जो लूप्स हैं वो बीच में पाई जा रही हैं। जैसे एक लूप आप देखें एक्सियल प्लेन में यहाँ पाई जा रही है, तो तीनों में क्या होगा? इनकी लूप्स जो होंगी प्लेन के बीच में पाई जाएगी और अपनी पर्टिकुलर एक्सिस पर ये लोकेटेड इनकी लूप्स नहीं होती है। ये क्या होते हैं? नॉन एक्सियल होते हैं। एक्सियल कब होते हैं? अगर इनकी लूप्स, अगर dz की चर्चा करते हैं तो dz अगर x और z एक्सिस पर इसकी लूप्स लोकेटेड होती तभी एक्सियल होता। अगर dyz की बात करें ये एक्सियल तब होता जब इसकी लूप्स z एक्सिस और y एक्सिस पर लोकेटेड होती। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है? नॉन एक्सियल है। जब ये नॉन एक्सियल है तो नॉन डायरेक्शनल भी होंगी।
इनकी कोई प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नॉन डायरेक्शनल होगी, नॉन डायरेक्शनल। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये नॉन एक्सियल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो कह सकते हैं dxy, dyz और dzx ये तीनों क्या है, नॉन एक्सियल और वाइटल्स होते हैं। और अब बात करते हैं इन दोनों की। हाँ, अब एक चीज तो बची रहती है, नोडल प्लेन की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर का कुछ पोर्शन। आप लोग इसमें देखें, सबसे पहले जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी फॉलो होगी, इन दोनों में भी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगर आप लोग इसमें नोडल प्लेन देखना चाहते हैं कि डी और वाइटल में नोडल प्लेन कितनी होगी, तो पहला प्लेन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जो कि लोब्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट ना कर रहा होता है, वही हमारा नोडल प्लेन कहलाता है। पहला नोडल प्लेन हो गया, दूसरा नोडल प्लेन ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट नहीं कर रहा होता है। अब इस केस में बात करते हैं, ये पहला नोडल प्लेन हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा नोडल प्लेन हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट नहीं कर रहा है। तो इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों के पास एक और प्रॉपर्टी है, इसमें जो नोडल प्लेन है कहते हैं टू नोडल प्लेन्स है, टू नोडल प्लेन। अब बात कर लेते हैं इन दोनों, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका बिल्कुल अलग रिप्रेजेंटेशन है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। अब क्या करते हैं, जब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये x एक्सिस मान सकते हैं, इसको y एक्सिस मान सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फेज ले सकते हैं, आमने सामने की लोब्स क्या होगी, सेम साइन की होगी। ये भी हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखें, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्टिकल है, ये भी डबल नंबर शेप का है, ये भी क्या हो जाएगा, डबल नंबर शेप का हो जाएगा, डबल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल सेंटर से इधर गए तो नेगेटिव फेज, इधर आए तो नेगेटिव फेज, ऊपर गए तो पॉजिटिव फेज और नीचे आए तो भी पॉजिटिव फेज। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, जीरो है, ये भी क्या है, जीरो है, जीरो है। अब इसमें अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ये क्या है, ये एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, क्यों, क्योंकि ये x और y एक्सिस के अबाउट पाया जा रहा है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो इन दोनों एक्सिस पर ही पाई जा रही है, तो इसीलिए क्या है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल है। और जब एक्सियल है तो कौन सी बात है, वो क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, ये भी क्या होता है, डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नेचर का हो चुका होगा। ठीक है, अब और बात करते हैं इसमें, अब बात करते हैं नोडल प्लेन की। इसमें भी वही चीज होगी, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नोडल प्लेन आराम से आ जाएगा। मैं आपको नोडल प्लेन दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखें तो क्या पहली नोडल प्लेन आप यहाँ से काट सकते हैं और दूसरी नोडल प्लेन आप लोग यहाँ से काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये दो नोडल प्लेन होंगे। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होगा, दो नोडल प्लेन्स पाए जाएंगे,
टू नोडल प्लेन्स, ये नोडल प्लेन्स हो गए। अब चर्चा करते हैं डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलता है। अब इसका सही एक्सप्लेनेशन सुनिए। अब चर्चा करते हैं डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल को सबसे पहली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनता तभी है कुछ इस टाइप से हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन किताबों में पढ़ते हैं। ये हो गया डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये तब बनता है जब डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये एंड का नोटेशन है डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिक्स होते हैं। और इन दोनों ऑर्बिटल्स की जब मिक्सिंग होती होगी कैसी, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग लोकेटेड है। डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग लोकेटेड है। तो मिक्सिंग कैसे हो सकती है? अगर ये बनेगा ये तभी बन सकता है जब इन दोनों मिक्सिंग कैसी हो, एक्सिस पर हो रही हो। तो एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग जब होती है किसी किसी डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो बनने वाला जो ऑर्बिटल होता है वो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। तो इन लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये y मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव। अब आप लोग ध्यान दें मिक्सिंग कैसे होती है। इसमें ये भी क्या है, जेड हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये देखिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मर्ज करती है एक्सियली, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव ग्रुप के साथ मिक्स होती है एक्सियली। तो इस केस में क्योंकि सेम फेज की साइड याद है, जब भी सेम फेजेस या जब भी सेम फेज की साइड या सेम फेज की लोब्स जब ओवरलैप करती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फूल करके बड़ी हो जाती है। तो इस केस में आप लोग देखें जब ये पॉजिटिव लोब के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है, ये लोग ऊपर बड़ी हो जा रही है, ये भी लोग नीचे वाली लोग फूल करके बड़ी हो जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाई जाएंगे। तो जब एक्स वाई एक्सिस भले ही रिप्रेजेंटेशन करने का बड़ा आसान तरीका है, तो इसलिए क्या होता है, ये वाली लोग मर्ज करती है इसके साथ और ये वाली जो लोग होती है मर्ज करती है इसके साथ। तो क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस लोब्स आर परपेंडिकुलर, एक्स और वाई एक्सिस पर पड़ी हुई लोब्स क्या होंगी, दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो मिक्सिंग क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर लोब्स ऐसे होती हैं, तो आपस में इधर लोग के साथ मिक्सिंग होगी, इस वाले इधर वाले के साथ और नीचे वाले की भी इसके साथ मिक्सिंग होगी। तो क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस की लोब्स दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती। जब मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है तो ये डिस्क बनती है, और ये डिस्क बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ये एक लोब से मिल करके बना होता है, एक लोब से मिलकर बना होता है। चार लोब्स डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की और चार लोब्स डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल की, टोटल एक लोब से मिलकर के ही बना होता है। और इसमें हम लोग नोडल प्लेन जो ड्रॉ करते हैं, इसमें जाहिर सी बात है अगर आप लोग यहाँ मैंने क्या बताया, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट ना हो रही हो। और ये भी क्या है, ये भी एक्सियल है क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट लोकेटेड है, एक्सियल ऑर्बिटल है। जब ये एक्सियल है तो डायरेक्शनल भी होगा, डायरेक्शनल। और ये क्या है, जेड है। अब जा रहे हैं तो पॉजिटिव फेज और नीचे जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव फेज। और इस केस में हम लोग नोडल प्लेन, नॉर्मल नोडल प्लेन्स यहाँ नहीं पाई जाती है। आपको ये सब
बुक्स में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। आपको ये पढ़ने को तभी मिलता है जब आप लोग फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे जेसी हुई, हाउसक्राफ्ट, इन सब बुक्स में आप पढ़ते हैं तो आपको इसका सही सॉल्यूशन देखने को मिलता है। इस केस में आप कोई भी प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काटेगी। अगर यहाँ से प्लेन काट रहे हैं तो नेगेटिव फेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कटेगी, यहाँ से काट रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फेज डेंसिटी कटेगी। इस केस में तो नोडल प्लेन मिलना ही नहीं चाहिए। और ये तो हमारी प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोजिट आ गया, क्योंकि हमने बाकी की जो डी ऑर्बिटल्स पढ़े उसमें हमारे पास टोटल नोडल प्लेन्स कितनी थी, 2 थी। लेकिन इस केस में डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल के केस में हमारे पास नोडल प्लेन तो है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये है जब डी ऑर्बिटल्स, तो इनकी प्रॉपर्टी तो कुछ ना कुछ सिमिलर होगी ना इसमें। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन्स पाए जाते हैं वो कॉनिकल नोडल प्लेन्स पाए जाते हैं, तो जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनिकल नोडल प्लेन्स है। ये पहली कॉनिकल नोडल प्लेन हो गई। अभी तो वही क्या होगा, और ये दूसरी नोडल प्लेन होगी। तुम्हारे पास क्या है, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल के केस में कॉनिकल नोडल प्लेन्स पाए जाते हैं। इस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल नोडल प्लेन्स नहीं है, ये 2 कॉनिकल नोडल प्लेन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और एक बात आप याद रखिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पांचों डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कैसे हैं, ये प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं। प्योर डी ऑर्बिटल्स प्योर क्यों है, क्योंकि जब ये बने हैं खुद से ही बने हैं। लेकिन डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है, ये 2 ऑर्बिटल्स की कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से बना हुआ है। तो इसीलिए क्या है, ये 2 से मिलकर के बना है। तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है, ये एक इम्प्योर डी ऑर्बिटल है, इम्प्योर डी ऑर्बिटल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।